डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं लाइट एंड ऑप्टिक्स। उसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो है हमारी फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो बेटा इसका बेसिकली ये पार्ट नंबर 5 है लाइट एंड ऑप्टिक्स, जिसका हम चैप्टर नंबर 36 के पहले दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है टॉपिक नंबर 3। अच्छा, पहले जो दो टॉपिक्स थे, इमेज फॉर्म बाय फ्लैट मिरर्स एंड इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, इन दो टॉपिक्स में बेसिकली हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यानी लाइट का एक मीडियम की बाउंड्री में मूव करते हुए क्या करना, दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराना, एक मीडियम में मूव करते हुए दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर वापस पहले मीडियम में ही वापस आ जाना। ठीक है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। जबकि आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, आप देखें इसमें है कि कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग दो मड मीडियम है जिनका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, n1 एंड n2 है। जो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है वो कंसीडर इन्होंने कर लिया, फॉर एग्जांपल एयर है। सेकंड कंसीडर किया है कि कोई ग्लास प्लेट, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। कहते हैं जो हमारी सरफेस है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो कर्व सरफेस है और उसका कुछ ना कुछ किसी स्फीयर का पार्ट है, यानी कुछ ना कुछ उसका रेडियस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेसिकली उसका। ठीक है, हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ओ कोई रखा जाए सरफेस के फ्रंट पे, तो क्या होता है, उससे डाइवर्जिंग रेज एमिट होती हैं जो कि रिफ्रैक्शन होने के बाद, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेज जा रही हैं, इसलिए बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गई हैं और बैंड होने के बाद सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इमेज पॉइंट कहेंगे, आई कहेंगे। अब इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो p है और इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्या है, q है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कहते हैं इस कंडीशन को बेसिकली हम क्या देते हैं, इसमें एक हम वो लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि क्या, तमाम रेज जो ओ से एमिट हो रही हैं, हम कौन सी वाली रेज को को कंसिडर करेंगे, सारी प्रेक्सियल रेज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, वही हमारे पास फोकस और फोकस्ड इमेज बनाएंगी। और अगर तो हम लोग इसके अलावा दूसरी प्रेक्सियल रेज आपको पता है कौन सी होती हैं, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ दरमियान वाली जो लाइन है जो जोड़ रही है ओ को और आर को, वो लाइन जो जोड़ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, उसके साथ जो स्मॉल एंगल बनाएंगी ना तमाम रेज, उनको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेक्सियल रेज। अदरवाइज अगर हम लार्ज एंगल वाली रेज भी कंसिडर करें तो वो एक ब्लर्ड इमेज बनाएंगी, जैसे कॉर्नर अक्सर ब्लर्ड होते हैं। ये चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, लेंस एबेरेशन में, हमारा टॉपिक नंबर 5 है, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब वो कह रहे हैं इसी इसी जो हमारा सेटअप है, जो हमारा, इसको ना एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक दफा देखने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या है, यही ऑब्जेक्टिव है जो कि जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके उससे डिस्टेंस p पे मौजूद है। एक रे, प्रेक्सियल रे एक शो कराई हुई है, वो के जो एंगल अल्फा बना रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जबकि थीटा वन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, एंड थीटा टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। ये जो रे, हमारा इमेज का जो एंगल बन रहा है इमेज वाली रे का, उसे उसका गैमा का है, जबकि बीटा क्या है, हमारा उस पी पॉइंट नॉर्मल का, बेसिकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अब उसके बाद जबकि डी क्या है, हाइट है ऑफ पॉइंट पी अब द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा बेसिकली इसमें हम पहले पहले कंसीडर करेंगे कि रिफ्रैक्शन हुई है, तो यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया, n1 sin थीटा वन इज इक्वल टू n2 sin थीटा टू। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा ना प्रेक्सियल रेज है, ये देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सी है, प्रेक्सियल रेज है। अब हम उसके केस के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि sin थीटा इज इक्वल टू थीटा अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, n1 थीटा वन इज इक्वल टू n2 थीटा टू में। ठीक है, उसके बाद एक और रूल हमने अप्लाई किया
है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है ट्रायंगल के ऑपोजिट टू एंगल्स के सम के। यानी थीटा वन जो है ये ट्रायंगल कौन सी अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। जबकि बीटा की वैल्यू हम कंसिडर करें तो ये इस वाली जो ट्रायंगल बन रही है इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा ऑपोजिट वाले टू एंगल्स के सम के, यानी थीटा टू और गैमा के। ठीक है बेटा, ये देखें इसी को अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज इसमें से सेपरेट आउट किए हैं, सेपरेट आउट करने के बाद ऊपर थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज के को पुटिंग की है, उसके बाद इसको क्या किया है, सिंप्लीफाइड किया है। एक साइड पे अल्फा और गैमा वाली वैल्यूज ले हैं जबकि दूसरी साइड पे बीटा की वैल्यूज ले आए हैं। ठीक है बेटा, अगर आप नेक्स्ट हम कहते हैं कि क्योंकि हम प्रेक्सल रे कंसीडर कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि प्रेक्सल रे ने इतना ज्यादा एंगल वाला बनाना है क्या कहते हैं, इतना ज्यादा एंगल वाली रे। हो सकता है कि प्रेक्सल रे बिल्कुल यहाँ अगर स्मॉल एंगल पे आई हुई है, यहाँ से बिल्कुल स्मॉल एंगल पे, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। इस कंडीशन को देखते हुए ये जो डी वाला पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन को बेसिकली ब्रेक्सल रे से मिला रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये लाइन ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगी इस वाली लाइन के। यानी हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेपरेशन पे आ जाएगा पी क्यू और आर के। ठीक है, उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये डी के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड को लेते हुए अल्फा, वो जो स्मॉल वाला डी बनेगा वो वाली एक और डायग्राम आपने बना के उससे अंडरस्टैंड आप लोगों ने करना है। ठीक है, बीटा ये एंगल वो है जिसमें बीटा वाला एंगल है और ये वाली ट्रायंगल ये यहाँ से डी तक ट्रायंगल कौन सी है, गेमा वाली ट्रायंगल है। इन तमाम के तमाम का जो एल्टीट्यूड है वो एक ही है, वो क्या है, डी है। तो अगर हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो यानी टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एल्टीट्यूड ओवर बेस यानी डी ओवर पी, और टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी एल्टीट्यूड ओवर बेस यानी डी ओवर आर, और टेन गैमा की वैल्यू आ जाएगी एल्टीट्यूड डी ओवर क्यू, डी अल्टीट्यूड ओवर बेस डी ओवर क्यू। ये इस ट्राइंगल की आ जाएंगी। अब अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज इस इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट करनी है, सिंप्लीफाइड डी डी से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि ये वाली वैल्यूज किस केस में पॉजिटिव होंगी और किस केस में नेगेटिव होंगी। इनकी साइन कन्वेंशन है, सारा कुछ वही है कि रियल ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो पी नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह रियल इमेज बनेगी तो इमेज की क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। इसी तरह हाइट और रेडियस की वैल्यूज भी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी ना, ये बेसिकली निकाली थी कर्व सरफेस, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा ग्लास प्लेट हो और फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेसिकली हो, ठीक है, एक मिनट, फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए जैसे ये एक ग्लास प्लेट है, अगर इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास प्लेट के अंदर मौजूद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली फर्क नहीं पड़ेगा इतना। आप देखेंगे हमें इक्वेशन वही की वही रहेगी, बस उसको चेंज कर लेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट हो वो जो है ग्लास प्रिज्म के अंदर मौजूद है, उससे डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं, निकलने के बाद ये वो सरफेस है बेसिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसे हम फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहे हैं। इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद वे रेज क्या हो गई हैं, क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही हैं इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि रेज एक्चुअल किस तो किसी पॉइंट पे नहीं जुड़ रही, लेकिन एक अगर हम एक्सटेंड करें उनको ड्रॉ करें तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आती हुई फील होंगी, और इसको हम कहेंगे हमारा इमेज पॉइंट, इसका डिस्टेंस जो होगा सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो क्यू कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब यही पीछे वाला इक्वेशन हम कहते हैं क्योंकि फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के केस में हमारा जो रेडियस होता है वो इन्फिनाइट होता है, रेडियस इन्फिनाइट होता है। तो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या बच गया, एन वन ओवर पी प्लस एन टू ओवर क्यू। ये इस वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन टू ओवर एन वन पी। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज जो है वो क्या बनी है, वर्चुअल इमेज
इमेज है n2/n बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसकी रेशियो पे डिपेंड करेगी इमेज की साइज के वो p से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर n2 की वैल्यू बड़ी हो n1 से तो ऑब्वियसली कि ये जो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नोमिनेटर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। इस केस में जो q की वैल्यू है वो p की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी इमेज का साइज या भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन अगर जैसे इस केस में n2 की वैल्यू अगर छोटी है n1 की वैल्यू बड़ी है तो डिनोमिनेटर क्योंकि बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में, और जिसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से इमेज का डिस्टेंस जो होगा या इमेज की हाइट बेसिकली साइज बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, कम होगा। इसके बाद ये दो क्विक क्विज हैं 36.4 एंड 36.5, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बेसिकली ये एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में एज अ कॉन्सेप्ट भी पूछी जा सकती है या फिर इसमें एमसीक्यूज की वैल्यूज भी दी गई हैं कॉर्निया वाटर एंड एयर के बारे में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वो भी पूछा जा सकता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि अगर हम पानी के नीचे अंडर वाटर अगर नेक डाई से देखें, ऐसे खुली आंख से देखें तो हमें सारा जो व्यू है नीचे का ब्लर नजर आता है। लेकिन अगर वही हम स्कूबा डाइवर का मास्क पहन लें जिसमें ग्लासेस से लगे होते हैं, ठीक है, वो मास्क पहन के अगर हम पानी के नीचे देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर इमेज नजर आने लग जाता है। तो बेटा ऐसा क्यों है, बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि क्योंकि आंख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया ये आंख का ये व्हाइट वाले हिस्से को जितनी भी सफेदी है ना उसको कॉर्निया कहते हैं। जो आंख का कॉर्निया है और पानी है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.37 और 1.33 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इस वजह यही वजह है कि वाटर से आने वाली जो रेज होती हैं वो आंख में कॉर्निया में एंटर होने के बाद रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती और रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक अच्छा इमेज नहीं बनता। जबकि अगर आप मास्क पहन लेंगे तो मास्क पहनने से कुछ ना कुछ एयर और आपकी आई के दरमियान ग्लास के अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाएगी, ग्लास और आपकी आंख के दरमियान कुछ ना कुछ एयर ट्रैप हो जाएगी जो कि क्या करेगी रेस को, और क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0 काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एयर जो हमारी लाइट रेज होंगी जो वाटर से आ रही हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि हमारी आंखों हमारे रेटिना पे फोकस वो करेगी और उससे एक अच्छा इमेज बनेगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल 36.6 है। इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक प्लास्टिक का पेपर है जिसका स्फेरिकल प्लास्टिक पेपर है जिसके अंदर हमने काफी सारे कॉइन्स को इम्बेड किया हुआ दबाया हुआ बेसिकली। कहते हैं अब अगर प्लास्टिक का जो पेपर है उसकी जो रेडियस है ना, ठीक है, रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, और उसके अंदर आपको एक तकरीबन 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉइन आपने रखा है। तो आप बताएं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कितना हो, 1.5, n2 पता है क्योंकि हवा है एयर है तो वैल्यू किसका लेंगे, 1 लेंगे। तो आप बताएं कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज की पोजीशन बताएं, कॉइन कॉइन के इमेज की पोजीशन बताएं, ठीक है। तो वही वाला आप लोगों ने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वाला फॉर्मूला लगाना है, उसमें क्यू की वैल्यू आपने निकालनी है। क्यू की वैल्यू बेसिकली माइनस में है तो यानी इमेज क्या बना है, वर्चुअल इमेज बना है। 1.7 वैल्यू क्या शो करिए, एक्चुअल पी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू है 1.7 सेंटीमीटर, जो कि क्या शो कर रही है कि इमेज आपको ज्यादा करीब नजर आ रहा है अपनी आंखों के। इस तरह बच्चों की कुछ रबर बॉल्स भी होती है जिनके अंदर ना डिफरेंट टाइप के टॉयज अंदर रख दिए होते हैं और वो ऐसा फील होता है रबर बॉल के अंदर कि वो बहुत बड़े बड़े फील हो रहे होते हैं, या वो ऐसे फील हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा पास है। ऐसा इसी वजह से है, इसी फेनोमेनन की वजह से है, ठीक है, जिसे आप कहेंगे इमेज थ्रू रिफ्रैक्टिव सरफेस। अच्छा इसके बाद एक और एग्जांपल है 36.7। इसमें क्या है कि पानी के तालाब में एक फिश है। फिश को अगर आप यूं सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको फिश का इमेज कितनी दूर नजर आएगा। अगर डेप्थ जो है वो फिश की डी है जनरलाइज फॉर्म में तो क्यू की वैल्यू निकालें, n1 और n2 की वैल्यू दे दी गई है, आपने सिंपली वही फॉर्मूला पुट करना है, पी की वैल्यू डी पुट करनी है, एक जनरलाइज्ड वैल्यू निकाली है n1 n2 की वैल्यू पुट करके माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जो इमेज है वो विर्चुअल है। 0.752 क्या शो कर रहा है कि कम डिस्टेंस पे है विद रिस्पेक्ट टू डी, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ डी है, यानी आपको इमेज कुछ ज्यादा करीब नजर आएगी। फिश असल में पानी में ज्यादा दूर है लेकिन आपको वो करीब नजर आएगी सरफेस की, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर ये तो चले हो गया ना पानी के सरफेस वाला काम, अगर हम देखें कि सरफेस से आने वाली रेज आपकी आईज में एंटर होती हैं और आपके जो डिस्टेंस है वो डी है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लिया। तो आप बताएं कि क्यू इमेज किस पॉइंट पे बनेगी। इस केस में n1 और n2 की वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। n2 की वैल्यू बेसिकली कॉर्निया की वैल्यू 1.37 पुट करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 1.33 ही पुट कर दी है, जैसे कि वाटर की होती है। और n1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आई, माइनस की वैल्यू क्या शो कर रही है, वर्चुअल इमेज 1.33 क्या शो कर, d इंटू डी क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जरा था करीब, लेकिन इमेज जो है बिहाइंड द आई किस पे बनी है भला, बिहाइंड द आई टोटल बनी है रेटिना पे। तो ओवरऑल जो सरफेस से, ये जो इस वाली सरफेस से डिस्टेंस बेसिकली हम लोगों ने मेजर किया, तो ये डी डिस्टेंस था, और जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो कौन सा डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस, क्यू डिस्टेंस होगा, वो ज्यादा होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय थिन लेंसेज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।